सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज क्लास 10th का पार्ट नंबर 2। ठीक है। सो इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ फ्रेश वाटर ऑब्टेन्ड, यानी कि फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है। द फ्रेश वाटर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन। जो हमारा फ्रेश वाटर है हमें रेन से मिलता है। सरफेस रन ऑफ वाटर, यानी कि सरफेस रन ऑफ वाटर का मतलब होता है रिवर। रिवर से मिलता है। ग्राउंड वाटर से मिलता है। डेट इज़ कंटिन्यूअली बीइंग रीन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपकी रेन साइकिल होती है, रेन वाटर साइकिल कहते हैं ना जिसे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें जो फ्रेश वाटर है वो हमें रेन के थ्रू, रिवर के थ्रू और ग्राउंड वाटर के थ्रू मिलता है। और जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा कंटिन्यूअली रिचार्ज होता रहता है वाटर साइकिल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती क्या है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द सर्फेस, यानी कि जैसे आपको पता है कहीं आपके समुद्र है, समुद्र में से पानी इवेपोरेट होकर सन से दोबारा बारिश होती है। मान लो बादल है, बारिश हुई कहीं, दोबारा पानी आ गया, तो ये जो साइकिल होती है इसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। फ्रेश वाटर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All the water move within the hydrological cycle ensuring that water is renewable resource। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो हमारी रिवर्स होती हैं और जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू ही रिचार्ज होता है, दोबारा से फिल होता है। ठीक है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं होगी तो वाटर ना तो क्लीन होगा ना ही हमें प्राप्त होगा, मतलब कि मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर स्कैरिसिटी। जो वाटर स्कैरिसिटी यानी कि वाटर की कमी होती है वो किस टर्म को बोला जाता है। वाटर स्कैरिसिटी इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड। यानी कि इसमें ये होता है जो डिमांड ज़्यादा होती है एंड जो सप्लाई होती है वो कम होती है। यानी कि जो लोग हैं वाटर पीने के लिए वो ज़्यादा है और जो वाटर है लोगों को देने के लिए वो बहुत कम है। सिंपल सा मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। रीज़न, तो हमें बताना है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी है वाटर की वो स्पेस और टाइम के ऊपर डिपेंड क्यों है, वेरी क्यों है। सो इसका रीज़न देना है। सो वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। सो स्पेस और टाइम के ऊपर इसलिए डिपेंडेड है क्योंकि हमें पता है जो मानसून सीज़न में ही बारिश होती है, विंटर सीजन में बारिश नहीं होती है। यानी कि उसी समय हमें पानी मिलेगा, किसी भी टाइम पे हमें पानी ऐसा नहीं मिलेगा। जब मानसून सीज़न होगा तभी पानी मिलेगा। ठीक है। और स्पेस हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी चिरापुंगी है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है बट हमारे हरियाणा वगैरह में कम बारिश होती है। ठीक है। मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। तो स्पेस और टाइम का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन। यानी कि ओशियंस में हमारा कितना परसेंट वाटर है। सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, वो है हमारा 96.5%। ठीक है। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट फ्रेश वाटर। यानी कि कितना हमारा फ्रेश वाटर धरती पर अवेलेबल है, तो वो है 2.5%। यानी कि टोटल 100% में से 2.5% ही हमारा फ्रेश वाटर है। वट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के क्या क्या सोर्सेज है। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन, सरफेस रन ऑफ यानी कि रिवर एंड ग्राउंड वाटर। हाउ इज़ फ्रेश वाटर बीइंग रीन्यूड, यानी कि फ्रेश वाटर को हम रीन्यूड कैसे करते हैं। सो अभी हमने पहले पढ़ लिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंशन एनी 2 रीजन्स विच आर एक्सपेक्टेड टू फेस वाटर शॉर्टेज। यानी कि हमें 2 रीजन्स बतानी हैं जहाँ पर क्या वाटर शॉर्टेज हो सकती है। सबसे पहला है रीजन हैविंग लो रेनफॉल, यानी कि जिन रीजन्स में कम बारिश होती है या जैसे कि राजस्थान, वहाँ पर हमारा शॉर्टेज होती है वाटर की। नेक्स्ट रीजन हैविंग आर ड्रॉट प्रोन। हमारा राजस्थान ही ले लो, वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और वहाँ पर सूखा पड़ता है, रेगिस्तान है, तो वो भी वाटर शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये हमारे डैम्स होते हैं। ठीक है। इनके भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मल्टी, इसको वर्ड को तोड़ लो। मल्टी यानी कि बहुत सारे, पर्पज़ यानी कि कुछ काम, बहुत सारे कामों के लिए एक प्रोजेक्ट, बहुत सारे कामों के लिए एक प्रोजेक्ट। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत सारी समस्याओं के लिए एक
समाधान, ठीक है। सो अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ दैट विच फुलफिल्स अ वेराइटी ऑफ पर्पस एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत सारी पर्पस को एक टाइम पे हम फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन एक्सेट्रा। सो ये सारे जो ये इतने सारे पर्पसेस को हम डैम के थ्रू पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रिवर प्रोजेक्ट्स कंसिडर्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था जो हमारे डैम्स हैं यानी कि जो हमारे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। क्यों कहा गया था ये बताना है, वाई, ठीक है। सो दीज वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर है उसकी भी डेवलपमेंट होगी जब डैम बनेंगे, इसलिए एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है इससे विलेज होती है उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। जब उनका एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसे आएंगे तो उनकी इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है डेवलप होगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड होगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिसिटी डैम के थ्रू आती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अर्बन इकोनॉमी बढ़ेगी। नेक्स्ट है नेम एनी टू सोशल मूवमेंट्स विच हैव बीन लॉन्च अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ हमने मूवमेंट्स उठाई थी, उनके नाम बताने हैं। सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी डैम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कंसिडर्ड एज द विएबल अल्टरनेटिव टू द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड वाई, यानी कि हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को विएबल अल्टरनेटिव क्यों कंसिडर किया है ये हमें बताना है। द disadvantages and rising resistance against the multipurpose projects has led to us to conclude the water harvesting system is viable alternative both socio-economic and environmentally। यानी कि अब देखो वाटर का हम कैसे पा सकते हैं, तो डैम्स के थ्रू, और एक हम पा सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वाटर को बचाकर, ठीक है। अब हमने देखा कि डैम्स के कुछ हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं यानी कि डिसएडवांटेज भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट्स क्या कह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट किए हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एक तरीके से सही नहीं हो रहा है बिकॉज उससे लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है, ठीक है। सो बट हम वाटर को एक तरीके से और कंजर्व कर सकते हैं जो कि है वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और सोशो इकोनॉमिकली भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन हैज़ चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स with farmers shifting to water intensive and commercial crops। mention any ecological consequences, यानी कि जो वाटर है उसकी वजह से हमारी बहुत सारे, देखो एक रीजन है आपका ड्राई रीजन, ठीक है। मान लो राजस्थान आपका ड्राई रीजन है। सो ड्राई रीजन में हमारी पैडी जैसी क्रॉप नहीं हो सकती है, बट इरिगेशन यानी कि वाटर की मदद से हम राजस्थान में भी पैडी जैसी क्रॉप उगा सकते हैं। तो यानी कि राजस्थान का क्रॉपिंग पैटर्न था, हाँ हमने ग्राम उगा सकते हैं, उसमें हम बाजरा उगा सकते हैं, बट हमने उसका क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दिया, ठीक है। इससे सैलिनेशन ऑफ सॉइल, सो एक और काम हो सकता है। देखो अगर हमने किसी जगह पर ज़्यादा पानी दे दिया उससे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्या, उससे जो हमारी सॉइल है अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो सॉइल के अंदर नमकीन सी सॉइल हो जाएगी, सैलिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द लॉन्चिंग नर्मदा बचाओ आंदोलन। हमने क्या रीज़न था, क्या मेन कारण था कि हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज लॉन्च ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। बिकॉज देखो एक जगह अगर डैम बनता है तो उसके आसपास के लोगों को भी उस डैम के रीजन से हमें हटाना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, तो इससे लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है। अब देखो अगर आपका घर को शिफ्ट किया जाए तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना, और आपको वैसा घर भी नहीं मिलेगा। सो इससे लोगों जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो तो इतनी मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, ठीक है। सो उनका घर भी छिन गया इससे। सो लोगों ने इस वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज़ सिल्ट, ये सिल्ट नाम की बला क्या है, अ फाइन सॉइल विच इज़ फॉर्म बाय फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर फ्लड्स आते रहते हैं वहाँ पर फाइन यानी कि बहुत क्या कह सकते पाउडर वाली सॉइल हो जाती है, ठीक है। हाउ पीपल
यूज टू कंजर्व और हार्वेस्ट वाटर इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन, यानी कि माउंटेनियस रीजन में कैसे वो पानी की हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे वो पानी को बचाते हैं वहाँ के लोग, बाय बिल्डिंग डाइवर्जन चैनल्स लाइक गोल्स एंड होल्स। तो याद रख लो कि हम क्या करते हैं, ये आई थिंक मेरे पार्ट 1 में भी आया था क्वेश्चन कि माउंटेनियस रीजन में कौन कौन से हम तरीके आजमाते हैं। तो एक तरीका है डाइवर्जन चैनल्स, जैसे कि गुल्स एंड कुल्स। अगला क्वेश्चन है हाउ पीपल यूज टू हार्वेस्ट वाटर इन फ्लड प्लेन्स जैसे कि बंगाल में कैसे वो अपना हार्वेस्ट करते हैं। सो बाय बिल्डिंग इंड्यूडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड, वो इंड्यूडेशन चैनल्स बना देते हैं अपने फील्ड्स को पानी देने के लिए। सो नेक्स्ट है हाउ पीपल हार्वेस्ट वाटर इन द सेमी अरिड रीजन एंड अरिड रीजन्स ऑफ हरियाणा नहीं राजस्थान। सो वहाँ पर जो राजस्थान जैसे ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पर लोग कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, बाय बिल्डिंग अंडरग्राउंड टैंक्स, वो अंडरग्राउंड टैंक्स बना देते हैं और वैसे वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर पानी स्टोर कर लेते हैं। मैनी पीपल्स ऑफ अरिड एंड सेमी अरिड रीजन कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम्स एजॉइनिंग द वाटर टैंक्स, यानी कि क्या करते हैं, देखो ये उनके घर हैं, ऊपर छत से एक पाइप लेके जाते हैं, जब बारिश आए तो सारा पानी पाइप में जाए और नीचे टैंक खोद देते हैं। लोग क्या करते हैं, इस टैंक के साथ में ही एक रूम बना देते हैं जिससे कि उन्हें समर में वो उस अंडरग्राउंड रूम में जाएँ, देखो ताकि वो उस धूप से भी बच पाए और उन्हें पानी के साथ वाला जो कमरा होगा वो भी ठंडा ही होगा, ठीक है। सो बाय बीटिंग द समर हीट वुड बी कीप रूम कूल, ठीक है, यानी कि बहुत ही तपती जलती गर्मी में जो हीट से बचाने के लिए वो रूम को ठंडा कर देगा। नेम 2 टेक्निक्स ऑफ रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि रूफ टॉप यानी कि जो छत पर हम पानी की हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी 2 टेक्निक बताओ। रिचार्ज थ्रू हैंड पम्प्स, रिचार्ज थ्रू अबेंडेंड डग वेल। ओके। सो देखो हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, हम पाइप के थ्रू पानी को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ पर पानी आ जाता है। बट कभी ऐसा हुआ कि बारिश ना हुई तो कैसे करेंगे हम, तो हैंड पंप यहाँ पर हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारा पानी हमें मिलता रहेगा। दूसरा थ्रू अबंडेंट डिग वेल, यानी कि हम उसमें जो लंबा सा हम कुआं खोद देंगे जिसके थ्रू हमें पानी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मोस्ट कॉमन, यानी कि कौन सी स्टेट बताओ, 2 स्टेट बताओ जहाँ पर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होती है। सबसे पहले मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु में भी होती है और वहाँ पर कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन टर्म टैंकार्स। जी टैंकार्स टर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा राजस्थान में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते थे उसको टैंकार्स कह देते हैं, ठीक है। टैंकर्स आर द अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध फॉर्म हमारी रेन वाटर होती है, बिकॉज उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वरना रिवर्स में तो कितने लोग अपनी सीवेज पाइप छोड़ देते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ कुल, ये कुल क्या होता है हमने अभी पढ़ा था, इट इज़ अ सर्कुलर विलेज टैंक फ्रॉम विच वाटर इज़ रिलीज एंड टेकन व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि ये विलेज का एक सर्कुलर टैंक, सर्कुलर यानी कि गोल टैंक होता है, उसके अंदर जो विलेज वाले लोग होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है पानी ले लेते हैं। नेम एनी 2 स्टेट्स विच आर इन्वॉल्व इन कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, यानी कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था उसके अंदर कौन कौन सी 2 स्टेट इन्वॉल्व थी, वो थी कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन आते नहीं है बट आ जाए तो आप लिख देना। नेक्स्ट इज नेम द रिवर ऑन विच द हीराकुंड डैम इज़ लोकेटेड, यानी कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड डैम महानदी पे है। हीराकुंड के और ज़्यादा प्राइवेट भी है, वो भी आप याद कर लेना कि उसके अलग अलग नाम भी है, ठीक है। नेम द रिवर ऑन विच मैट्यूर डैम इज़ लोकेटेड, तो मैट्यूर डैम कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज नेम द रिवर ऑन विच द नागार्जुन सागर डैम इज़ लोकेटेड, यानी कि ये वाला जो डैम है इसे कहाँ पर लोकेटेड है, ये तुंगभद्रा रिवर पर लोकेटेड है और इस डैम को हम तुंगभद्रा भी क्या देते हैं। नेम द रिवर ऑन विच रिहान डैम इज़ लोकेटेड, सो सोन रिवर है कोई, सन लग रहा है, तो जो सन रिवर है उसके ऊपर ये रिहान डैम लोकेटेड है। नेम द रिवर ऑन विच भाखरा नंगल डैम लोकेटेड, सो हमारे घर के पास नहीं, मतलब कि हमारे एरिया के सबसे पास वाला डैम भाखरा नंगल डैम ही है, 1-2 स्टेट छोड़ के है, सो इट इज़ सतलुज डैम, ठीक है, डैम नहीं रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिवर ऑन विच कोयना डैम इज़ लोकेटेड, सो कोयना डैम कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। नेम द रिवर ऑन विच द क्या लिखा है ये
सरदार सरोवर डैम इज़ लोकेटेड। सो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। एंड सरदार सरोवर डैम के और भी नाम है, उनको भी आप देख लेना गूगल पर सर्च करके। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। सो हाइड्रो का मतलब होता है पावर, पावर नहीं, वाटर। सो वाटर के द्वारा जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो डैम्स के द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटल में से कितनी परसेंट है, वो है 22%। ओके, सो यहीं पर हमारे जो MCQs हैं, MCQs नहीं 1 मार्क क्वेश्चन है, वो ख़त्म होते हैं। होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।